नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन कैपिटल की। मैं बात करूंगा कि किसी एक लेस डेवलप्ड कंट्रीज में फॉरेन कैपिटल की क्यों नीड होती है। मैं बात करूंगा कि फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। तो ये वीडियो जो है कॉन्सेप्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं फॉरेन कैपिटल की। सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं कि कोई भी एक अल्प विकसित देश एलडीसी जो चाहता है कि ग्रोथ के पैटर्न्स पे आगे चला जाए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए, अपने ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट किया जाए, वहां सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर कैपिटल है। बिना पूंजी के कभी भी ग्रोथ आप नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी थ्योरी हैं जो मानती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे डोमिनेंट जो फैक्टर्स होता है वो कैपिटल होता है। जैसे अगर आप हैरल्ड डोमर को देखेंगे तो वहां पूरी तरीके से माना गया कि कैपिटल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसी तरह अगर आप किन्सियन फ्रेमवर्क में भी देखिएगा तो वहां पर भी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और पूरे इकोनॉमी के होलसेल ग्रोथ के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, जीडीपी जीएनपी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है कैपिटल। तो दोस्तों, जब कई बार ऐसा आप देखेंगे कि एक एलडीसी है जिसके पास इतनी खुद की रिसोर्स नहीं है जिससे कि वो अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके, तो बहुत हद तक वो डिपेंड होता है फॉरेन कैपिटल पे, क्योंकि फॉरेन कैपिटल को लेके वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करेगा। जितने भी आप एलडीसीज हैं, गरीब देश हैं, उनको आप देखेंगे तो वहां पे एक सीधा सा पैटर्न ये आपको दिखाई देगा कि उनके पास फैक्टर्स तो हैं, उनके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट उन रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया को आप देखिएगा तो इंडिया एक बहुत बड़े पैमाने पे फ्यूल का बहुत बड़े पैमाने पे इंपोर्टर है, लेकिन भारत के पास आप देखिएगा तो जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे जो है हाइड्रो एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो सोर्सेज तो बहुत है, बट यहाँ की यूटिलाइजेशन कैसे करें और इस यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास टेक्निक्स है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे इकोनॉमी जो अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज को कैचअप करें, उनके ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करें, उनके यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेन कैपिटल की, क्योंकि जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज करें। तो अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए, ताकि हम ग्रोथ के पैटर्न्स को मेंटेन करें, हमको अपने डोमेस्टिक कैपिटल के सब्स्टिट्यूट के रूप में फॉरेन कैपिटल की नीड होती है, आवश्यकता होती है। देखिए, फॉरेन कैपिटल की जो नीड है वो एक तरह से आप ये भी देखेंगे, जो सबसे बड़ी नीड है वो है इन इकोनॉमी की सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा गैप है, या फिर इनकी लो सेविंग और लो इन्वेस्टमेंट है, या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट में गैप है। कहने का मतलब यह है कि सेविंग बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसे में जो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का गैप है उसको फुलफिल कैसे करें। इनके पास सेविंग भी लो है, इन्वेस्टमेंट भी लो है, तो सेविंग तो लो है बट इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हो ड्यू टू फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। तो कुल मिला जुला के अगर फॉरेन कैपिटल का सपोर्ट मिल जाता है तो ये इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर लेते हैं। देखिए, इस पे अभी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के लास्ट में कि फॉरेन कैपिटल किन किन तरीके से हेल्प करता है किसी भी एलडीसीज को ग्रो करने में। बट कंसेप्चुअली पहले हम ये बात करें कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कई बार मैं ये देखता हूं कि कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेन कैपिटल के ऊपर, लेकिन हमेशा सब लोग एफडीआई ही लिख के चले आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिख के चले आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी और विदेशी निवेश में कोई अंतर है या फिर नहीं? तो सबसे पहले आइए हम इस अंतर को आपको क्रिस्टल क्लियर करें कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाकी की चर्चा इसके बाद हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो फॉरेन कैपिटल है, विदेशी पूंजी है, इसको यहाँ पे तीन तरीके से हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले को हम कहते हैं कंसेशनल कैपिटल, रियायती पूंजी, दूसरे को कहते हैं हम नॉन कंसेशनल, गैर रियायती पूंजी, और तीसरे को कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो तीन तरीके से हम फॉरेन कैपिटल को, विदेशी पूंजी को बांट रहे हैं। सबसे पहले कंसेशनल कैपिटल के रूप में, जो रियायती पूंजी है उसके रूप में, दूसरा नॉन कंसेशनल, ऐसी चीजें जो कंसेशनल के रूप में नहीं है ऐसे पूंजी के रूप में, और तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी के रूप में। तो जब हम कंसेशनल कैपिटल की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसी विदेशी पूंजी जो हमको रियायत पे मिलती है,
रियायत में जो मिलने वाली पूंजी है दोस्तों, उसको दो तरीके से आप बांट सकते हो। एक को कहते हो एक्सटर्नल ग्रांट और दूसरे को कहते हो एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल ग्रांट का मतलब है बाह्य अनुदान, बाह्य अनुदान हिंदी में आप इसे कहते हैं, और इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल एड को बाह्य सहायता। बाह्य सहायता, ये दोनों ही तरह की जो रिसोर्सेज हैं ये एक तरीके से कंसेशनल होती हैं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको ये चर्चा कर लूं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्रांट एंड एड, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुदान में और सहायता में क्या अंतर होता है, ग्रांट और एड में फर्क क्या होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एक्सटर्नल ग्रांट एंड एक्सटर्नल एड। देखिए, जब आपको कोई देश ग्रांट देता है तो इसमें किसी तरह का एक रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं होता है। अनुदान का मतलब दान समझिए, अनुदान का मतलब आप दान से लगाइए। जब आप किसी को दान दे देते हैं तो क्या आप उसे वापस मांगते हैं क्या? नहीं। आप एक बार दान दे दिए, अगर आपके सामने एक बेगर आया, उसको आपने 100 रुपया दे दिया, तो क्या जब वो बेगर मिलेगा तो आप उसे वापस मांगेंगे क्या? उत्तर है नहीं। ऐसे ही देखिए, जब किसी देश को कोई दूसरा देश ग्रांट देता है तो एक तरीके से एक आप इसे दान के रूप में देखिए। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रांट के रूप में आपको रिसोर्स ट्रांसफर किया गया, और इस रिसोर्स ट्रांसफर की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें किसी तरह की रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब दे दिया तो दे दिया, इसको वापस नहीं लेना है। तो जो ग्रांट होते हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आपको ग्रांट देते हैं, उसमें कोई रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल एड, सहायता। सहायता क्या होता है? आपके दोस्त बोलता है कि देखो भाई, आज मैंने पैसा मेरे पास नहीं है, आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए, मैं आने वाले टाइम में आपको वापस कर दूंगा। तो आप उसको 500 रुपया दे देते हैं और वो कुछ समय बाद आपको वापस कर देता है। ये सहायता होती है। देखिए, सहायता में क्या होता है कि जब कोई देश दूसरे देश को सहायता देता है, एड देता है, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही नॉमिनल होता है। और जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है वो लंबी होती है। मतलब जब कोई देश आपको सहायता कर रहा है, आपको एड दे रहा है, तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड लंबी होगी। ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैं दे रहा हूं, अगले साल आपको पे करना है। आपको आराम से लंबे समय पे आप पे करेंगे, और बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो नहीं होगा या फिर होगा तो बहुत ही निग्लिजिबल होगा। तो दोस्तों, जो ये दोनों ही तरह के फंड्स हैं वो कंसेशनल के अंतर्गत आते हैं, जहां ग्रांट में आपको रिपेमेंट लायबिलिटी होती ही नहीं, आप इसे वापस ही नहीं करते हैं। वहीं पे आप देखेंगे एड में इसे आप वापस तो करते हैं, बट लंबे समय में वापस करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। देखिए, भारत में लंबे समय तक जो है आप देखेंगे कि जो कंसेशनल कैपिटल था वो भारत में आता रहा, भारत को ग्रांट भी मिलता रहा, भारत को एड भी मिलता रहा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार ने जब परमाणु परीक्षण किया, जब आप देखेंगे भारत में परमाणु परीक्षण होता है, तो परमाणु परीक्षण के बाद 1976 के बाद भारत को जो है ग्रांट मिलना बहुत कम हो जाता है, एड भी मिलना कम हो जाता है। इसका कारण आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसका कारण यह है कि जब ग्रांट हम देते हैं, एड देते हैं, तो अमूमन हम उन देशों को देते हैं कि जिनको हम समझते हैं कि कमजोर हैं। लेकिन जब आप परमाणु परीक्षण कर दें, आप ये डिक्लेयर करें कि वी आर न्यूक्लियर पावर, तो ऐसे में जो देश है आपको संदिग्ध निगाह से देखते हैं और आपको लगता है कि इनको जो है किसी तरह की इस तरह की सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में भी जब देखिएगा कि आप द्वितीय परमाणु परीक्षण होता है, उसके बाद से आप देखेंगे कि भारत में बहुत कम पैमाने पे जो है आपको ग्रांट और एड जो है मिलना शुरू होता है। तो इसके पहले आपको काफी बड़े पैमाने पे ग्रांट और एड मिलता था, लेकिन जब द्वितीय परमाणु परीक्षण होता है भारत में, तो उसके बाद या प्रथम परमाणु परीक्षण के समय से ही और बाद में जो द्वितीय परमाणु परीक्षण जो होता है तो दोनों ही समय से आप देखेंगे कि भारत में बहुत कम जो है आपको एक्सटर्नल ग्रांट और एड मिलने लगता है। दूसरा देखिए, इसका क्लासिफिकेशन है नॉन कंसेशनल। नॉन कंसेशनल में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड NRI डिपॉजिट। देखिए, एक ऐसा कैपिटल जो किसी तरह के कंसेशंस के साथ नहीं होता है, वो आपको मिलता है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। सबसे इसमें जो, अगर मैं कहूंगा जो कठोर है, सबसे रिजिड है अगर कोई कैपिटल, तो वह है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECB। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, वाह्य वाणिज्यिक उधारी है। जब इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल की आवश्यकता होती है, डॉलर्स की आवश्यकता होती है, बट उतने डॉलर हमारे पास होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी अन्य देश से आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए वहां के फाइनेंशियल सिस्टम पे आप डिपेंड हो जाते हैं। जैसे भारत को अगर डॉलर चाहिए तो अमेरिका के किसी कमर्शियल बैंक से लोन मांगता है, जो जाता है ब्रिटेन के किसी कमर्शियल बैंक से लोन मांगता है, वहां के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगता है। तो ये सबसे जो है एक तरह से आप देखेंगे सबसे टाइट, सबसे रिजिड, सबसे कठोर लोन होता है, जिसको आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB कहते हैं।
में जो आपको बैंक्स लोन देगा वो बड़े ही कम टाइम के लिए देगा, बड़ा शॉर्ट रन होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका बहुत ज्यादा होगा, 18%, 19%, 20% पे ले सकते हैं। तो माना जाता है अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हार्ड लोन कौन है किसी इकोनॉमी के लिए, तो सबसे ज्यादा जो हार्ड लोन दोस्तों होता है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है, ईसीबी इसको हम साइड में कहते हैं, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसको आप कहते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधारी। यह किसी अन्य देश के कमर्शियल बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सबसे कठोर लोन होता है। भारत को यह जानता है कि भारत सबसे मुश्किल लोन है, फिर भी आप देखेंगे कुल बोरोइंग का भारत लगभग 35 से 40% हर साल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लेता है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा हमको ब्याज पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी तरह का लोन देखिए, एक होता है लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। जब आप आईएमएफ से लोन ले लें, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, एशियन डेवलपमेंट से लोन ले लें, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक तरह से नॉन कंसेशनल लोन है, कई बार एक कंसेशंस के रूप में भी हो सकता है, कई बार आपको इसमें रियायत मिल भी जाती है। जैसे आप देखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का कई बार आपको देता है तो कंसेशनल दे देता है, या फिर जो है वर्ल्ड बैंक का जो शाखा आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, कई बार वो भी आपको बहुत रियायत लोन दे सकता है। इसी तरह देखिए एक और भी नॉन कंसेशनल है एनआरआई डिपॉजिट। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारे भारतीय फैले हुए हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, और वो भारत के बैंकों में जब पैसा जमा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट। तो एनआरआई डिपॉजिट जब वो पैसा जमा करेंगे तो उनको ब्याज चाहिए, लेकिन फायदा ये होता है कि हमारे पास फॉरेन कैपिटल चली जाती है, हमारे पास डॉलर चले आते हैं, हमारे पास यूरो चले आते हैं, हमारे पास पाउंड चले आते हैं। तो जब एनआरआई हमारे देश में पैसा जमा करें और जो भी ब्याज की दर है वो लेके जाए, तो इसको आप रखते हैं नॉन कंसेशनल। यहीं पे आप समझ लीजिए एक होता है सॉवरेन लोन भी होता है, सॉवरेन डेट। सॉवरेन डेट का ये मतलब होता है कि जब आप देश के संस्थाओं की बात करें, जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है अमेरिका से लोन मांगे, तो इंडिया भी एक सॉवरेन कंट्री है और यूएस भी एक सॉवरेन कंट्री है। तो जब कोई देश अपने सॉवरेनिटी की बेस पे किसी दूसरे देश से लोन ले या दे, तो ऐसे लोन को दोस्तों हम कहते हैं सॉवरेन डेट संप्रभु ऋण। कई बार देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉवरेन डेट। सॉवरेन डेट का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश को लोन दे, तो इसको बोलते हैं सॉवरेन डेट। तो ये दोस्तों सारे जो है नॉन कंसेशनल में आप पढ़ चुके हैं, इसमें किसी तरह की रियायत लगभग आपको नहीं दिखाई देती है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो नॉन कंसेशनल का ही पार्ट आप मान सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली नॉन डेट क्रिएटरी आप इसे कहिए, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बाकी के जितने भी लोन होते हैं वो लगभग डेट क्रिएटरी होते हैं। जो भी आप लेंगे डेट क्रिएटरी होते हैं, आपके ऊपर ऋण सृजित करते हैं, डेट क्रिएटरी होते हैं। लेकिन जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डेट क्रिएटरी नहीं होता है, नॉन डेट क्रिएटरी आइटम होता है। नॉन डेट क्रिएटरी मतलब ये आपके ऊपर ऋण सृजित नहीं करता है, नॉन डेट क्रिएटरी होता है। इसके दो पार्ट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में मैं आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि आने वाला वीडियो उसी के ऊपर आधारित होगा कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके कास्ट है, एफडीआई के कितने प्रकार होते हैं, ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या है, ब्राउनफील्ड क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, कांग्लोमरेट एफडीआई क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। आज के वीडियो में सिर्फ आप सतही समझिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये आपको अंतर कर रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब किसी देश का इन्वेस्टर किसी दूसरे देश में जाता है और वहां पे असेट्स का ओनरशिप स्टैब्लिश करता है, वहां के असेट्स का वो स्वामी बनना चाहता है, ओनर बनना चाहता है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा कि जैसे किसी एक देश का इन्वेस्टर किसी दूसरे इकोनॉमी में जाके असेट्स का ओनरशिप लेता है, जैसे मान लो कि अमेरिका का इन्वेस्टर्स है और इंडिया में वो असेट्स का ओनरशिप लेना चाहता है, किसी कंपनी इंटरप्राइज का ओनरशिप लेना चाहता है, तो यहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन वो यहां भारत सरकार को ऋण नहीं देगा, वो यहां पे आके बिजनेस करेगा और वो यहां की जो अपॉर्चुनिटी है उसका वो बेनिफिट उठाएगा। तो ये किसी तरह का लोन नहीं देता। लाइक एग्जांपल मान लो कि यहाँ कोका कोला आप कंपनी देखते हो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे आप जो है पेप्सी को देखते हो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे आप रिबॉक, एडिडास, प्यूमा को देख रहे हो, ये सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। तो ये सारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जो बिलियंस में मान लो डॉलर्स लेके आए, वहां इसका उद्देश्य लोन देना हम लोगों को नहीं है, वो यहाँ के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आए हैं, वो यहां से लेके जाएंगे अपने इकोनॉमी में पूरी की पूरी बेनिफिट को। तो ये एक नॉन डेट क्रिएटरी है, वो ऋण सृजित नहीं कर रहे हैं, यहां पे वो आके फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हल्का सा अंतर आप समझिए। जब वहां से कोई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी यहां पे अपनी ब्रांचेज
सब्सिडरी जो ओपन करती है। आप जैसे देखते हैं कि यहाँ पे रिबॉक है, एडिडास है, वॉलमार्ट आप देखें, तो जब वहां से कंपनियां आए और यहाँ पे अपनी ब्रांचेज खोलें, सब्सिडरीज खोलें, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब वो चूंकि यहां पे ब्रांच अपना खोलेंगे, सब्सिडरीज खोलेंगे, यहां पे जो इक्विजिशन और मर्जर करेंगे, तो यहां पे वो एक लॉन्ग रन कैपिटल के रूप में आएंगे और एक सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में आएंगे। जो कैपिटल होगी वो स्टेबल कैपिटल होगी, यहां पे वो लॉन्ग रन कैपिटल। और जब वो यहां पे आएंगे तो सिर्फ ये फाइनेंशियल कैपिटल ही लेके नहीं आएंगे, जब वो आएंगे तो टेक्निकल नो हाउ भी देंगे हमको, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, स्किल डेवलपमेंट क्या है वो भी सिखाएंगे, यहाँ पे जो है किस तरीके से बेहतर जो है मैन पावर को मैनेज किया। तो सिर्फ वहां से जब विदेशी पूंजी के रूप में एफडीआई आएगी तो वहां पे सिर्फ एक पूंजी ही नहीं आती है, बल्कि वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आता है, टेक्निकल नो हाउ भी आता है, मैनेजरियल स्किल भी आता है, टेक्निकल स्किल भी आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब वहां की मल्टीनेशनल कंपनियां, इंटरप्राइजेस यहाँ पे अपने ब्रांच और सब्सिडरी खोले। लेकिन जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग भारत के शेयर मार्केट में आए, शेयर खरीदें, बॉन्ड खरीदें, डिवेंचर खरीदें और इस तरीके से कुछ पार्ट कंपनियों के शेयरों का खरीदने, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यद्यपि ये क्लासिफिकेशन उतना ज्यादा रेशनल नहीं होता है, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किस तरीके से भारत में कमेटी बनाई गई और किस तरीके से इस पे चर्चा हुई कि भारत में इंटरनेशनल किस तरीके से क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाए, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। बस आप इतना अब तक समझिए कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग या इंस्टीट्यूशन यहाँ के शेयर मार्केट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, तो उनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी यहाँ पे अब जो है एक नाम्स लग गया है कि अगर जब भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी से 10% से ज्यादा अगर वो शेयर होल्डिंग खरीदेंगे तो एफडीआई में काउंट होगा, और उससे लेस करेंगे तो एफपीआई में। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो साफ साफ ये क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल। विदेशी पूंजी एक बड़ा एरिया है जिसके अंतर्गत कंसेशनल, नॉन कंसेशनल या फिर डेट क्रेडिटरी, नॉन डेट क्रेडिटरी, ये सारी चीज आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है फॉरेन कैपिटल का जो यहाँ पे नॉन डेट क्रेडिटरी होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके वहां इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, यहाँ के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसका लाभ कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों दोनों में फर्क है। फॉरेन कैपिटल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और फॉरेन कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब कई बार मैं देखता हूं कि दोनों को लोग एक ही समझते हैं, दोनों एक नहीं है। फॉरेन कैपिटल एक अलग चीज है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरा अलग चीज है। यद्यपि ये जरूर है कि फॉरेन कैपिटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब प्रश्न है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल करता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा तीन बेनिफिट है। पहला, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को पूरा करता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को पूरा करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फुलफिल सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। दूसरा, ये जो है फॉरेक्स जो गैप है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गैप, उसको फुलफिल करता है। और तीसरा जो टेक्नोलॉजिकल गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप, इस गैप को फुलफिल करता है। तो तीन सबसे बड़े काम है फॉरेन कैपिटल के किसी भी एलडीसी में, कि सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को फुलफिल करता है, फॉरेन एक्सचेंज गैप को फुलफिल करता है और तीसरा टेक्नोलॉजिकल गैप को भरता है। अब इन तीनों को समझिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो भी एलडीसी देश है वहां पे जो सेविंग है वो कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ तब होगी जब वहां का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तब होगा जब इसको फुलफिल किया जाए, और ये फुलफिल होता है फॉरेन कैपिटल के माध्यम से। जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी तो वो डॉलर लेके आएंगी और उस डॉलर को आपको इन्वेस्टमेंट में करेंगी, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इन्वेस्टमेंट आपका हाई होगा। तो जो सबसे बड़ा काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को फुलफिल करने में। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज गैप। देखिए, आपको जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की लायबिलिटी है सब उसको डॉलर में आपको पे करना होता है। आपको हर विदेशी टेक्निक्स को लाने के लिए, वहां से तमाम चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन कैपिटल रूप में आपको डॉलर चाहिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपके वहां हमेशा कम होता है। तो ऐसे में जब भी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी या विदेशी इन्वेस्टर्स आएंगे तो आपको डॉलर लेके आएंगे, यूरो लेके आएंगे, पौंड लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज का जो गैप है वो भी फुलफिल होता है। ये इसका दूसरा बहुत बड़ा एक पार्ट है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल गैप। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ बेहतर हो तो वहां पे आजकल आप जानते हैं कि ग्रोथ जो है बहुत हद तक डिटरमाइन करता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, टेक्निकल अपग्रेडेशन के ऊपर। अगर आप सोलो के मॉडल को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि जो ग्रोथ है वो
जितना इंपॉर्टेंट उसके लिए कैपिटल नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल प्रोग्रेस। तो अपग्रेड टेक्निक्स के लिए आप बहुत हद तक डिपेंड है फॉरेन कैपिटल के ऊपर, फॉरेन कंपनियों के ऊपर। तो ये जब कैपिटल्स आता है तो आप देखते हैं बड़ी तेजी से मेट्रो ट्रेन बन जाती है, बहुत ट्रेन से जो है बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आपके वहां ऐसे वेयर हाउसिंग बन जाते हैं, मूवीज बन जाते हैं, ऐसे जो है बड़े बड़े मॉल्स डेवलप किए जाते हैं। तो उसके लिए जो कैपिटल में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो कहीं ना कहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक कम विकसित इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कि वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, वहां पे विदेशी पूंजी, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा आ जाए, यहाँ पे वहां पे टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत अपग्रेड हो जाए। इन तीनों ही कारणों से आपके वहां डेवलपमेंट होता है। तो ये इसके 3 प्रमुख रूल है। आने वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो है हम एफडीआई के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। बट इस एक शुरू के इनिशियली वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये बताया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कैपिटल। दोस्तों बड़ा अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर कम निकलिए, जितना ज्यादा है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करिए, और इस कोविड का जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं उससे बाहर हमको निकलना है। अपने को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।